15 दिन पहले अरसे बाद कश्मीर लौटा हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो नज़र विशंभर जी के निर्जन मकान पर ठहर गई। अकेला घर, दीवारें भी जालों और दरारों से भर गई थी। सामने लगा पलास का पेड़ तो था, लेकिन फूल मुरझाए हुए थे, हर सिंगार ही सूख चुकी थी। क्या से क्या हो गया ये मकान। वहाँ खड़े एक परिचित से मैंने कहा, पहले ये घर लगता था, विशंभर जी के जाने के बाद तो मकान बन गया, जहाँ न कोई आता है न जाता है। उसने मायूसी से कहा, मगर और लोग कहाँ गए? उनकी पत्नी तो पिछले साल मर गई, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। इतने दिनों बाद मैं इस घर को देख रहा था तो ये अनुभूति मुझे होनी थी। जो लोग इसे रोज़ देखते हैं, उन्हें इस मकान के अकेलेपन से क्या लेना देना। भारीपन लिए हुए मैं शेर विचार त्याग कर पार्क की ओर बढ़ गया। ये पार्क विशंभर जी ने ही बनवाया था। बहुत प्यार करते थे वो पेड़ पौधों से। कई वर्षों तक श्रीनगर विकास समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। मैं सुबह सुबह इस पार्क में सैर के लिए आता तो देखता विशंभर जी इन पेड़ पौधों की देखभाल करते हुए दिखते थे। अपने हाथों से पौधों की गुड़ाई करते, उन्हें सींचते। जब मेरा मकान बना तो इस बयान में 4-5 घर ही बने थे। जब कोई नया घर बनता तो अकेलेपन के टूटने की उम्मीद सी बनती और मन खुशी से उछलने लगता। उन्हीं दिनों कंधे पर झोला लटकाए एक सज्जन सामने वाले फ्लैट पर आते और कुछ देर बैठकर चले जाते। किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन मेरी कॉलोनी के मित्र डॉक्टर अभिनंदन उस मकान के अंदर लोगों को निर्देश देते हुए दिख गए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि सामने वाला मकान डॉक्टर विशंभर जी का है। बहुत ही घमंडी लगते हैं, आते जाते कभी मेरी ओर देखते भी नहीं। घमंडी नहीं, बहुत ही संकोची इंसान है। गोरखपुर में BSc में आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया था। विशंभर जी का स्वभाव चाहे कितना भी संकोची था, पड़ोसी बनने के बाद हम दोनों परिवारों के बीच हेलो हाय होती रहती थी। धीरे धीरे अनौपचारिकता बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि उनका फ़ोन नंबर भी मैंने अपने कई मित्रों परिजनों को दे दिया। फ़ोन आने पर उनके घर का कोई न कोई सदस्य हमें बुला लेता। एक शाम में उनके घर गया तो वो हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस समय मैं आपसे मिलने के लायक नहीं हूँ। उनकी लड़खड़ाती आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि विशंभर जी ने काफ़ी मात्रा में चढ़ा ली थी। बाद में अभिनंदन जी ने पता किया तो बोले, वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये परिस्थितियाँ ही तो हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन उसी समय उनके घर से फ़ोन आया और बात अधूरी छोड़कर वो चले गए। एक रात 12 बजे घंटी बजी तो मैं घबरा गया। बाहर निकला तो विशंभर जी के घर से कोलाहल सा सुनाई पड़ रहा था। मैं पहुंचा तो देखा विशंभर जी के सामने भोजन की थाली रखी हुई थी और वो अपने गाल पर थप्पड़ मार मार कर कुछ कहते जा रहे थे। मेरे पहुंचते ही उनकी पत्नी ने मेरे पाँव छुए और पति की शराबखोरी और उससे उत्पन्न अनेक असंभव क्रियाओं का बखान करने लगी। उनकी पत्नी की भाषा में संयम था, लेकिन बेटियां अश्लील भाषा में पिता की बेइज्जती कर रही थी। विशंभर जी अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे, देखिए, थाली मेरे सामने रखते ही ये सारी चुड़ैलें मेरे ऊपर अपनी गालियों की बरसात करने लगती हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन औरतों की शिकायत जायज़ है। शराब पीकर अगर व्यक्ति सारी सैलरी उड़ा देगा तो घर की ज़रूरतें पूरी कैसे होगी। मैंने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की और काफ़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो घर लौट आया। उसके बाद ये रोज़ का किस्सा बन गया। रात बेरात घंटी बजती, कोलाहल उठता और मैं उनके घर पहुंच जाता। ये पता नहीं चलता था कि घंटी कौन बजाता है, विशंभर जी, उनकी पत्नी या बेटियां। होना क्या था, विशंभर जी की वही स्थिति और बहक, दोनों ओर से वही शिकायतें और दोनों को समझाने के लिए मेरा वाकया और फिर वापसी।
वापस लौटकर मेरी पूरी रात करवटें बदलते हुए कटती। मन की जिज्ञासा बढ़ी तो मैं अभिनंदन जी के घर पहुंच गया। उस दिन उन्होंने बताया था कि विशंभर जी पहले ऐसे नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके जैसा नेक और जिंदा दिल इंसान शराबी बन गया? मैंने पूछा तो बोले, विशंभर जी बेहद लोकप्रिय अध्यापक थे, शिष्यों के प्रति प्रिय और अपने विषय के प्रति जागरूक। उन दिनों उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। और अब तो आप देख ही रहे हैं, महीने में सिर्फ 2-4 दिन ही कॉलेज जाते हैं, हमेशा उदार चढ़ा रहता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों? कोई नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे और क्यों बन जाता है। उन्होंने रुक रुक कर कहा, विशंभर जी के स्वभाव में सरिस्ता काफ़ी थी और होनी भी चाहिए, लेकिन उनकी रसिकता को कभी ठोस आधार नहीं मिला। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। पत्नी गांव की अनपढ़ और ठेठ गंवार, रंग रूप भी कुछ खास नहीं। शहर में आकर भी वह खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसका पति प्रोफेसर है, शहर की सभ्य सोसाइटी में उसका उठना बैठना है। विशंभर जी समझाते, शहरी जीवन के रंग ढंग सिखाते, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। हमेशा शहरी रीति रिवाज को गालियाँ देती रहती। लोगों से वो गंवारू भाषा में ही बात करती तो विशंभर जी को शर्म आती। फिर भी बेचारी बहुत धीरज के साथ उन्हें सिखाते। यहाँ तक कि भी ठीक था, लेकिन वो तो अपनी जड़ धार्मिक आचार विचार में डूबकर अपने स्त्रीत्व का सौंदर्य ही खो बैठी थी। कहाँ विशंभर जी जैसा रसिक मिजाज, कहाँ छुआछूत, पूजा पाठ, पवित्रतावाद की रूढ़ियों में कैद वो औरत। पुरुष को पुरुष औरत चाहिए, पुजारी नहीं। लेकिन वो औरत पुजारिन होने के दंग में यौवन के रस में क्रियाकलाप ही भूल बैठी। अभिनंदन जी चुप हो गए और मैं उस प्रतीक्षा में था कि वो खुद ही आगे बढ़ेंगे। विशंभर जी एक सहपाठी थी, उर्मिला जी। उनके साथ उनका प्लेटोनिक लव हो गया था। संवेदना के धरातल पर वो उनके सुख दुख की साथी थी। अक्सर विशंभर जी से मिलने वो घर आया करते। पत्नी ने एकाध बार उर्मिला जी के बारे में पूछा तो बोले, आप अपना काम कीजिए, मुझसे कौन मिलने आता है उसका हिसाब रखना आपका काम नहीं है। महानगरों में कई तरह के काम होते हैं और कॉलेजों के लोगों की दुनिया तो है ही। लेकिन उनकी पत्नी की संकुचित सोच उसे हर समय परेशान करती रहती। एक बार तो उनकी पत्नी ने मेरे सामने ही उर्मिला जी की इतनी बेइज्जती की कि उन्हें उठकर जाना ही पड़ा। विशंभर जी हतप्रभ अवाक रह गए। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। मैंने उर्मिला जी को समझाने की काफ़ी कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही खूब सुना दिया। बाद में मैंने सुना दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई। 2 दिन तक विशंभर जी कॉलेज भी नहीं गए, किसी दोस्त के घर चले गए थे। एक दिन अचानक कॉलेज से लौटकर आ रहा था तो वो रास्ते में मिल गए। जुबान के साथ साथ पैर भी लड़खड़ा रहे थे, मुंह से बदबू भी आ रही थी। कहाँ चले गए थे विशंभर जी? अरोड़ा के घर। मेरा माथा ठनका, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा गया। चलिए आपको घर छोड़ आऊँ। मैं घर कभी नहीं जाऊँगा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो वो घर मेरा कितना अपना है। मैं चिंता मग्न हो उठा। विशंभर जी ने पीना क्यों शुरू कर दिया? बच्चों ने भी उन्हें संभालने के बजाय उन्हें कोसना शुरू कर दिया। घर का वातावरण पूरी तरह कलहपूर्ण हो गया। गम गलत करने के लिए वो खुद को शराब में डुबो लेते या कुछ पल सुकून के काटने के लिए उर्मिला जी के घर चले जाते। मैं उनके घर जाता तो अक्सर उन्हें पेड़ पौधों की सेवा करते देखता। कभी उन्हें नहला रहे होते तो नए पौधे लगा रहे होते। अक्सर कहते, इस घर में यही मेरे साथी हैं। रात को जब ये महकते हैं तो मेरे सपने इस महक से भीग जाते हैं और लगता है मेरा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। मैं हमेशा विशंभर जी की शराब की आदत को देखकर उनको दोष देता रहा और घर की मासूम सी लगने वाली औरतों की ओर से मोर्चा संभाल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे वास्तविकता का आभास होने लगा। विशंभर जी की पीड़ा का गहरा बोध लगने लगा कि उनकी शराब उनकी सच्चाई तक और औरतों की मासूमियत उनकी सच्चाई तक मुझे समझ में नहीं दे रही थी। एक दिन सच्चाई परत दर परत उधड़ती गई जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसके नाम मकान कर दिया है, पत्नी के नाम 5 लाख का बीमा करवा दिया है, हर महीने उसे इतने पैसे देता हूँ कि इन सब का काम चलता रहे। ये लड़कियाँ घर चला रही हैं। अरे इन्हें अच्छे स्कूल और कॉलेज में मैंने ही पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। ये तो चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं।
ताकि बीमे के पैसे इन्हें मिले और ये सब मौज मस्ती में ज़िंदगी जी सके। दाम्पत्य जीवन एक धर्म है, आधार है, विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, प्रतिज्ञा है, पतिव्रता है। काश विशंभर जी की पत्नी ने गवारों तानों और धर्म के कर्म कांड से सड़ी पिलपिली जवानी के चक्रवात में उलझने के बजाय दाम्पत्य की इस परिभाषा को समझा होता तो न ही विशंभर जी का घर टूटता और न ही परिवार बिखरता। धन्यवाद दोस्तों।